अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कोर्स सिर्फ मैथमेटिक्स का एक कोर्स नहीं है, बल्कि ये कोर्स हमें सोचने का तरीका सिखाता है। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब है नंबर्स को समझना, डेटा को एनालाइज करना, लॉजिकल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में मैथ्स को अप्लाई करना। अगर आप बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज या किसी भी फील्ड में जाएं, तो नंबर्स और लॉजिक हर जगह आपके काम आते हैं। तो इस सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है न्यूमेरिक रीजनिंग। तो न्यूमेरिक रीजनिंग में नंबर सिस्टम होता है, हमारे पास परसेंटेजेस होती हैं, रेशियोज होते हैं, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स, या फिर रियल लाइफ कैलकुलेशंस, जैसे कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, या ग्रोथ निकालना, या मेजरमेंट्स को कन्वर्ट करना। ठीक है, ये सब हमारे पास न्यूमेरिक रीजनिंग के अंडर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 में अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रीजनिंग। इसमें हमारे पास आती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसमें हमारे पास लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती हैं, फंक्शंस और उसकी ग्राफ्स या बेसिक ज्योमेट्री जो हमारे पास होती है। जैसे कि किसी रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसमें ये भी होता है हमारे पास, और या ग्राफ को इंटरप्रेट करना, इस टाइप की चीज़ हमारे पास अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रीजनिंग में होती है। फिर आता है हमारे पास नंबर 3, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ट्रुथ टेबल्स, लॉजिकल पॉलिसीज, वेन डायग्राम्स। तो ये सेक्शन ना आपकी थिंकिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आर्ग्यूमेंट को इवेलुएट करना और सही कैलकुलेशंस तक आपको पहुंचाएगा, सिर्फ ये वाला लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन। फिर आती है हमारे पास नंबर 4 में मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, उसमें हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में बेसिकली लिखते हैं और इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अभी इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। अब जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ना, वो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम यूज़ कहाँ होता है। तो नंबर सिस्टम हमारे पास डेली लाइफ कैलकुलेशन, जैसे कि शॉपिंग में आप बिल कैलकुलेट करते हैं या डिस्काउंट निकालते हैं, या फिर प्रॉफिट और लॉस या बैंक बैलेंस। ठीक है, तो ये सब आप निकालते हैं नेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स का यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप किस तरह से फाइंड करते हैं, उसमें नंबर सिस्टम में यूज़ होता है ना। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में हमारे पास नंबर सिस्टम यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम तो बेसिकली यार किसी को पता ही है हम कहाँ का यूज़ करते हैं, साइंस, फिजिक्स, हर तरफ ही हमारे पास, हमारे यूनिवर्स ही बेसिकली नंबर सिस्टम पर ही बिल्डअप हुआ है। सबको पता है ये बातें। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स। पहले तो नंबर सिस्टम था ही नहीं। फिर जब भी जिसने भी बनाया, उसने बनाए, उसने दिए काउंटिंग, जिसको उसने नाम दिया एक नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर बेसिकली शुरू होते हैं हमारे पास 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से सो ऑन, ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे। फिर आए हमारे पास, अब ऐसा सोचा गया कि भाई हमारे पास अब कोई सी भी चीज़ नहीं है, या किसी भी पर्सन के पास कोई सी भी चीज़ है ही नहीं, और किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, तो जिसके पास नहीं है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बेसिकली जीरो। तो फिर यहाँ से हमारे पास एक और नया नंबर सिस्टम आया जो था होल नंबर। होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से, एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलते रहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नंबर्स आए इंटीजर्स। जरूरी थोड़ी ना हमारे पास हमेशा ही पॉजिटिव नंबर्स हो। अगर किसी ने किसी से लोन ले लिया तो उसको हम किस तरह से कहेंगे, हम उस क्वांटिटी को फिर क्या कर देते हैं, माइनस वाले नंबर्स में काउंट कर लेते हैं। या टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम उस टेम्परेचर को माइनस में काउंट करते हैं ना। तो इस वजह से हमारे पास आए इंटीजर्स। इंटीजर्स प्लस और माइनस, मतलब इसको हम ऐसे कहते हैं -1, +1, -1, +2 एंड -2, इस तरह से सो वन लिखते रहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिक्सअप करके लिख रहा हूँ, मतलब एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह ये सो ऑन चलते रहेंगे चलते रहेंगे। और इसका सिंबल इंटीजर्स का होता है जेड। और जेड के ऊपर अगर इस तरह से पॉजिटिव लिखा हुआ है, जेड की पावर, तो हम लेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर जेड की पावर नेगेटिव है तो हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं, अब देखो, जरूरी थोड़ी ना हर दफ़ा हमारे पास नंबर जो लिखे हुए हैं वो हमेशा इस तरह से सिंगल डिजिट में हो। हमारे पास अक्सर डेसिमल क्वांटिटीज भी तो आ जाती हैं, उसको फिर किस तरह से लिखेंगे। तो
वो बनते हैं हमारे पास विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से हमारे पास आए रैशनल नंबर्स। तो रैशनल को हम लिखते हैं बेसिकली क्यू से। ठीक है। इसका सेट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसका सेट बनता है एक्स अपॉन एक्स ए डिवाइडेड बाई बी, वेयर, इसको आप पी अपॉन क्यू कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। बस वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए और बी जो है ना, ये ए और बी ये दोनों आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए। अगर न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई वो रैशनल नंबर है। लेकिन इसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि ये जो बी है ना, बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जब इंटीजर्स की बात आएगी तो इंटीजर में तो जीरो भी होता है। तो बी हमारे पास इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी, बी हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर तो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। फिर कुछ ऐसे भी नंबर्स हमारे पास होते हैं जिनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसका सिंबल है क्यू डैश। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक्स अपॉन एक्स बिलोंग्स इज नॉट इक्वल्स टू ए अपॉन बी। मतलब ये ए अपॉन बी वाले फॉर्मेट में नहीं लिखे होने चाहिए। मतलब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने लिखा 22 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये मेरे पास कहलाएगा रैशनल। इस तरह के जितने भी नंबर्स मेरे पास लिखे हुए होंगे तो वो सारे कहलाएंगे इंटीजर्स। ठीक है, वो सॉरी रैशनल कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखो, मुझे बता भी दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल्स नहीं होने चाहिए। वेयर उसके बाद वही बात आ गई कि ए और बी बिलोंग्स कर रहा है जेड के साथ, और वही जो आगे हमने रैशनल में पढ़ी थी, सेम वही बात आ गई। और इरेशनल नंबर से हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले, जैसे कि पाई को हम कह देते हैं, पाई पाई हमारे पास इरेशनल है। या हम कह सकते हैं उसको, जो कि हमारे पास एक नंबर चलता रहता है चलता रहता है, और उसकी कोई सीक्वेंस ही बन रही होती है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, इस तरह के हमारे पास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ 0.124, 124, 124, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है इसी तरह से। तो ये कहलाएगा रैशनल। ठीक है, खत्म तो ये नहीं हो रहा, एंड तो नहीं हो रहा इसका कोई भी इसका डेसिमल पार्ट, लेकिन यहाँ पे हमारे मेरे पास एक सीक्वेंस बन रही है। तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये एक सीक्वेंस ना बने, 1 2 5 आ गया, 8 हो गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर उसके बाद 8 आ गया, फिर उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ है, इस तरह से कोई सीक्वेंस बन रही है, यहाँ पे नहीं बन रही सीक्वेंस। अब जब कोई सीक्वेंस नहीं बन रही ना, ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएंगे इरेशनल। और पाई, पाई आप सबको पता है, पाई एक इरेशनल नंबर है, 3.142, इस तरह से ही चलता रहता है और इसका कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता। इस वजह से पाई हमारे पास इरेशनल नंबर्स में आता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपको चलो इवन और भी बता देता हूँ। तो इवन नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल में आ रहे होते हैं। मतलब इसको आप इस तरह से कह सकते हो, सिर्फ टू के टेबल नहीं, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी ऐसा डिजिट जो आपके पास, मतलब कोई ऐसा इंटीजर जो कि आपके पास उससे डिवाइड हो जाए, टू से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचे तो वो हमारे पास कहलाता है, या उसका रिमाइंडर जीरो बचे तो वो हमारे पास कहलाता है इवन नंबर। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह 1 चलते रहेंगे। इन सब नंबर्स को आप टू से तरह डिवाइड करो तो आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। उसमें क्या आ रहा है आपके पास? 0, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, पॉइंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो, वरना इस तरह से रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो इनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स, और इसको लिखते हैं कैपिटल ई से। फिर आ जाते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स, तो इसको लिखते हैं कैपिटल ओ से। जो कि जो नंबर्स इवन नंबर्स नहीं होते वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। तो पहला ऑड नंबर होगा 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्राइम। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने भी टेबल में आते हैं। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन आप इस तरह से कह लो कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं, अब ऐसे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर प्राइम नंबर लिख देते हैं 1 को। ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर शुरू होगा 2 से। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन बेसिकली ये कहलाती है कि उसका जो फैक्टर्स हो ना, वो सिर्फ 1 हो और 1 के अलावा वो खुद हो। 1 कैसे? जैसे कि चलो 2 को ही पिक कर लेते हैं। 2 के जो फैक्टर्स होंगे, 2 किस किस के टेबल में आता है, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। 2 आता है 1 के टेबल में और अपने खुद के टेबल में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। तो 3 अपने खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो दो ही हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारे पास होता है 4। अब चलो आपने कह दिया 4 है तो 4 को बना देते हैं। 4 1 में आता है, 2 में आता है और किसके टेबल में आता है, अपने। तो ये 2 से ज़्यादा होगा इसके। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन एक ये भी है कि वो इट सेल्फ अपने खुद के टेबल में आता हो। ठीक है, और उसके दो फैक्टर्स हों, मतलब इट सेल्फ एक खुद वाला फैक्टर हो और एक हो उसका फैक्टर 1। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर उसके नहीं हो सकते। अगर हुए तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 हमारे पास नहीं होता, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर होता है मेरे पास 9, सॉरी 9 नहीं होता, फिर होता है 11, फिर होता है 13, इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था इरेशनल तक ना। अब इरेशनल रैशनल के बाद हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स तक। रियल नंबर मतलब रियल नंबर पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब ये जितने भी नंबर्स हमने पढ़े ना, ऊपर तक जितने भी नंबर्स पढ़े, वो सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स को हम लिखते हैं
आर से, कैपिटल आर से। ठीक है। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े ना, ये शुरू से लेकर एंड तक पूरा नंबर सिस्टम, ये था रियल नंबर। अब इसके बाद रियल नंबर्स तो आ गए, इसके बाद हमारे पास एक और नंबर सिस्टम आता है, वो नंबर सिस्टम आता है इमेजनरी। ठीक है। अब इमेजनरी नंबर्स को आप इस तरह समझ लो कि इनको लिखा जाता है आयोटा इज इक्वल्स टू -1 ऐसे। ठीक है। जब साइंटिस्ट जो भी थे, वो जब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो वो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हम b² - 4ac इसको सॉल्व करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है क्वाड्रेटिक का। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस, फॉर एग्जाम्पल -16 आ गया। 16 तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये माइनस रूट सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि डबल बनता है और इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे वो फंस गया। अब क्या करें? फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि हम इसको कह सकते हैं, इस -1 को कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर। तो इन्होंने आयोटा स्क्वायर को लिख दिया, -1 को लिख दिया आयोटा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से आयोटा कैंसिल कर दिया और ये बन गया एक इमेजरी नंबर। तो इस तरह से उन्होंने बनाया इसको। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आए इमेजरी नंबर। ठीक है, मैंने वजह बता दी कैसे आया था, जब रूट के अंदर माइनस आने लग गया तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम होने शुरू हो गई, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। तो फिर उन्होंने एक इमेजरी यूनिट निकाला, उस इमेजरी यूनिट को हम आयोटा कहते हैं। तो इमेजरी नंबर, इसको आप लिख दो कि आयोटा से लिख दो अभी इसको, तो फिलहाल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन तो बता दी है, मैंने डेफिनेशन में लिखवाना चाहूँ तो डेफिनेशन लिखा दूँ, लेकिन अभी तो उसकी नीड नहीं है। तो डेफिनेशन में सब समझा दिया और उसका सिंबल मैंने बना दिया कि आयोटा से आप लिखते हैं, और आयोटा बराबर होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। और अगर आप आयोटा बोलोगे, आयोटा किसके बराबर होता है? आयोटा बराबर होता है रूट ऑफ -1 के। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, इससे पहले आपको बताया था कि इस सारे के सारे नंबर्स जो मैंने ऊपर लिखवाए थे वो सारे के सारे नंबर्स थे रियल नंबर्स। अब आ गया इमेजरी नंबर, तो अब फिर कोई ऐसा भी तो नंबर सिस्टम होगा जो कि सब का सब नंबर्स होगा। तो जब आप सारे के सारे रियल नंबर्स और इमेजरी नंबर्स को मिक्स अप कर दोगे, मिला दोगे, तो आपके पास एक नया नंबर सिस्टम निकल के आ जाएगा, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक हमारे पास फॉर्म होती है, जिसको हम लिखते हैं a+i/b। ठीक है। जिसमें से ए मेरे पास होता है रियल पार्ट और बी होता है इमेजनरी पार्ट। तो अभी आपको लिख के बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिंबल अक्सर जगहों पे हमारे पास यूज होता है इस तरह से सी के साथ। तो और जेड से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जेड इज इक्वल्स टू a+i/b स्मॉल जेड। ठीक है। दिस इज अवर रियल पार्ट एंड दिस इज अवर इमेजनरी पार्ट, जो कि आयोटा के साथ लिखा है। एक इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2, तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके जितने भी नंबर सिस्टम मैंने ऊपर पढ़े ना अभी, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो अब 2 है तो इसका तो इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। इमेजनरी पार्ट होता है ना, ये फॉर्म होती है, तो इसका मतलब इसका इमेजनरी पार्ट था 0। ये था इसका रियल पार्ट, रियल पार्ट इसका था 2 और इसका इमेजनरी पार्ट था 0, तो 0 मल्टीप्लाई आयोटा खत्म हो गया। ठीक है। तो मैंने आपको बता दी इसकी डेफिनेशन, तो यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो गया। नंबर सिस्टम के आपको यूजेस भी बता दिए और इसका सिंबल भी बता देता हूँ। सिंबल सी से लिखते हैं इसका, अक्सर इस तरह का सी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जेड जस्ट जस्ट आप ये बोल सकते हो कि ये एक नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। मुझे अननोन की वैल्यू निकालनी है। अननोन है यहाँ पर एक्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें मेरे पास एक्स और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। x1 * 1, x/4 बन गया, इज इक्वल अप टू 5। अब एक्स और 4 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले जाके इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। ठीक है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अच्छा, जो ये मैंने किया ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई किया। बेसिकली ऐसे नहीं होता, ये हम जो एशियंस है ना, हम इस तरह से इसको लिखते हैं। लेकिन ये होता क्या है, हमें ये 4 खत्म करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक्स की वैल्यू कब निकलेगी? जब एक्स या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या तो राइट हैंड साइड पे ऐसे अकेला लिखा हुआ होगा, जब निकलेगी। तो एक्स अकेला कैसे बनेगा? एक्स अकेला जब बनेगा जब ये 4 कैंसिल आउट हो जाए। ये 4 कैसे कैंसिल आउट होगा? अगर मैं एक्स के यहाँ पे भी 4 लिख दूँ इस तरह से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये 4 आएगा कैसे? ये 4 ऐसे आएगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। जब एक साइड पे हम कुछ भी चीज़ डालते हैं ना, तो उसी नंबर या किसी भी वैल्यू को हमें बोथ साइड पे लगाना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, बोथ साइड पे 4 लगाऊंगा तो 4 यहाँ पे भी लग गया। ब्रैकेट बनाना है तो बना दो, नहीं बनाना तो ऐसे लिख दो। दो कोई से भी नंबर्स या वैल्यूज आपस में बराबर बराबर में लिखी होती हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं।
तो हम थे x/4 और इज इक्वल्स टू 5 × 4। यहाँ पे बनाना है तो बना दो, मल्टीप्लाई का साइन, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे x बचा और 20। ठीक है, और जैसे होता है मैंने वो आपको बता दिया, और बाकी हमने कैसे किया है वो भी आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x/8 माइनस -5। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, वही स्टेप जो मैंने अभी किया है, x और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड पर अकेला लिखना है, बिल्कुल अकेला। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या वहाँ पे जाके, यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, -x इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 5 8 आर 40, -x -40। अब मुझे आंसर जो निकालनी थी ना वैल्यू, वो मुझे निकालनी थी x की, यहाँ पे आ रहा है -x, तो इस माइनस को खत्म करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन की दोनों साइड पे हमारे पास माइनस गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे भी कट कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बोथ साइड से काट दो। वरना जो मेरे पास एक और स्टेप होता है वो वही होता है कि मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, तो दोनों साइड पे मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये होता है माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस प्लस बन गया, और बात एक ही होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा माइनस को माइनस के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, और ये बन गया x इज इक्वल्स टू 40। अच्छा, प्लस, मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। अगर दो सेम है आपस में सिंबल्स तो प्लस होता है, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो होता है माइनस। ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। 5 - 2/5 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो, y को बिल्कुल अकेला रखना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे माइनस है, जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, 1/3 प्लस 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, तो दोनों फ्रैक्शन को अगर आपस में प्लस या माइनस करना है तो ये ऐसे प्लस माइनस नहीं होते। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं एलसीएम वाले, जो भी हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, हम उन्हीं स्टेप से करेंगे। उसमें से सबसे इजी जो स्टेप्स है वही क्या है, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म्स लिखी हुई हैं आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला इसके साथ हो जाता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ×5, यहाँ पे लिख दूंगा ×3। ठीक है, हम एलसीएम लेते थे ना, ये बिल्कुल सेम वही है, मैं इजी स्टेप से बता रहा हूँ, बाकी एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। 3 5 = 15, 15, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, अब ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 × 1 = 5, 5, 2 3 ज़ार 6, 6, 6 + 5 = 11, और ये बन गया 11/15। एलसीएम वाला मेथड भी बता देता हूँ उससे कैसे होता है। इससे हम करते हैं, ये मेरे पास लिखा हुआ है /3 प्लस 2/5। 3 और 5 का आप एलसीएम फाइंड करो, 3, 5 इसका एलसीएम। सबसे छोटे टेबल से शुरू करते हैं, तो 2 में तो नहीं आता, 2 के बाद 3 में देखेंगे, 3 1 * 3, 5 नहीं आता तो 5 कैसे लिख दिया, फिर अब 5 1 * 5, तो एलसीएम आया 5 और 3। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 = 15 आ गया। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में दोनों का जो एलसीएम आया वो आया 15। 15 आया ना, अब देखते हैं 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, तो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 के साथ। और 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 के साथ। तो 5 1 * 5 और 2 3 ज़ार 6, 5 2 3 ज़ार 6, तो आंसर आया मेरे पास 11/15। सेम वैसे ही हुआ है, हर दफा नहीं होता कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम में बन जाए, हर दफा नहीं होता ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा था इसमें बन गया, लेकिन मेरा काम था आपको सिखाना, आप ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। 2y - 3/5 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो, बिल्कुल सेम वही स्टेप करेंगे, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे ले जाएंगे, इसको कर देंगे प्लस। अच्छा, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2y के नीचे कुछ मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं लिख दूंगा 1, और इसको जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इधर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन थोड़ा इजी मेथड से करेंगे तो हम इसको वहाँ पे भेज देंगे, 1/2 प्लस 3/5। इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना वही जो मैंने आपको बताया है एलसीएम वाले मेथड से करना है, जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, वैसे कर सकते हैं। 5 2 ज़ार 10, 10, फिर ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 * 5, 3 2 ज़ार 6, 6 आ गया, तो ये बना 2y11/10। अब देखो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 इसके आपस में बिल्कुल बराबर में लिखा हुआ है ना, तो जब बराबर में लिखा होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, उसका मतलब होता है कि ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 2 × y क्या होता है, 2y होता है ना, तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाएगा और हो जाएगा डिवाइड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो वहाँ पे जाके हो गया डिवाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर डिवाइड की साइन लिखी हुई है तो डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है और हो जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे होता है, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो रेसिप्रोकल का मतलब है 1 ऊपर 2 नीचे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख दूंगा 11/10
मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऐसे लिख दूंगा। बात एक ही हो गई। अभी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी आंसर आ रहा है आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप ये था, मैंने ये भी बता दिया आपको। दूसरी तरह से हम कैसे कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड तो होगा, मतलब ये वाले पार्ट में आएगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब है नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में पहले से 10 लिखा हुआ है, तो 10 के साथ बराबर में आएगा ना। बराबर में अब कोई भी चीज़ आ गई तो मैंने क्या बताया था, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई 10 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, हुआ है ना। ठीक है, ये बातें आपको पता नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, कोई ऐसी मुश्किल मैथ्स नहीं है, मेरा काम है बस आप लोगों को रिवीजन करवाना। तो लिख दिया 11/10⁻20, 11/20 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 2x - 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5x - 12.4। अब देखो, मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स की, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन मैं इसको आगे पीछे कैसे घुमाऊँ, मैं इसको दूसरी इक्वेशन के मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे कैसे शिफ्ट करूँ, मुझे एक्स चाहिए बिल्कुल अकेला। इस तरह से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये अकेली कैसे आएगी एक्स की वैल्यू, जब आएगी ना, जब मैं इसको इक्वेशन की दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा या क्या करूंगा, लेकिन ये अभी शिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता शिफ्ट, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ डिवाइड हो रही है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ डिवाइड हो रही है। तो पहले तो मुझे इस डिवीजन को खत्म करना पड़ेगा। इस डिवीजन को खत्म कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे के साथ। यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो ये इधर ये इधर। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ 2x - 4 के साथ, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई 5 × 5x - 12 पूरी की पूरी टर्म के साथ। ठीक है, टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 2 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 4 2 8, 8x, 4 4 16, 5 5 25, 25x, 5 12 60। अब एक्स वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साइड पे कर दूंगा, या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड। और जो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स ये होती हैं जिसके साथ कोई सी भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, तो उन टर्म्स को मैं या तो लेफ्ट हैंड साइड पे कर दूंगा या तो राइट हैंड साइड पे कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो इजी वे बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, इसको मैं उधर भेज दूँ। क्योंकि जब हम करते हैं +12x और -9x, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 3x। लेकिन प्लस या माइनस करते वक्त हमेशा जो साइन आती है ना, वो आती है बड़े नंबर की, बिग नंबर की। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 12, तो 12 की साइन आएगी प्लस। जब हम छोटी क्लासेस में करते थे 12 - 9 तो हम लिखते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्लस आता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया -12x और +9x, तो ये माइनस प्लस का आंसर क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, ये तो मुझे पता लग गया। तो 12 - 9 का आंसर होता है 3, मैंने लिख दिया 3x। लेकिन यहाँ पे देखो साइन बड़े नंबर की क्या है, माइनस है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा -3x। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स पेपर में इस चीज़ का ख्याल नहीं रख पाते और मिस्टेक हो जाती है। तो इस मिस्टेक से बचने का एक तरीका है, या तो आप अच्छी तरह से सीख लो कि मिस्टेक ही ना हो, या तो फिर क्या करो, हमेशा कोशिश करो कि बड़े नंबर के साथ प्लस ही लिखा हो। अब यहाँ पे देखो इसके साथ प्लस लिखा हुआ है और ये 8 छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, 8 को वहाँ पे भेज देता हूँ। तो चलो भेज देते हैं, वरना मैं आपको दूसरे तरीके से भी अभी बता देता हूँ। तो -16 अपनी जगह पे रहा, यहाँ पे 60 है, 60 का माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस, तो ये हो गया +60। यहाँ पे 25x ऐसे ही आ गया एज इट इज, क्योंकि राइट हैंड साइड पे पहले से लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ प्लस लिखा हुआ था, जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जा रहा है, तो इस प्लस के साथ बन जाएगा, अभी चेंज हो जाएगा माइनस में, इस तरह से हो गया। बस अब -16 +60 करोगे तो ये बन जाएगा 44, नॉर्मल मल्टी प्लस माइनस हो रही है। 25 -8x करोगे, मतलब 25x -8x करोगे तो ये बन जाएगा 17x। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 44/17। अब जो मैं यहाँ पे इतना कंफ्यूजिंग बात बता रहा था ना, वो बात क्या बता रहा था, अब ये देखो, एक कॉमन स्टूडेंट होता है वो ऐसे ही करता है, जैसे अब मैं करने जा रहा हूँ। वो बोलता है कि भाई 8x ऐसे लिखा हुआ है, हमें क्या करूँ, मैं इसको यहाँ पे भेज दूँ, तो ये -25x कर दोगे। ठीक है, कर दिया उसने, पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसी आ गई, 25 यहाँ चले गया। ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मैं प्लस माइनस कर दूंगा। 8x -25x को प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा -17x। माइनस क्यों, क्योंकि बड़े नंबर की हमेशा साइन आती है, मैंने बताया था, सीधा प्लस इसका माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो मैं इसमें माइनस ही करूंगा। अब ये +16x है, तो यहाँ पे तो इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल अगर एज इट इज सेम टू सेम टर्म लिखी होंगी तो ही प्लस माइनस होंगी, जैसे कि 8x +16x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, अब नहीं हो सकता। अभी ऐसी एज इट इज यही आंसर हो जाएगा, हो नहीं सकता प्लस माइनस। इसके साथ y लिख दूँ तो ये तो भी अभी भी प्लस माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे ओनली एक्स लिखा हुआ है। अगर एक्स लिखा है तो ओनली एक्स होना चाहिए। इसके पीछे का कोफिशिएंट जो कहलाता है ना, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये चेंज हो सकता है, इससे प्रॉब्लम नहीं पड़ती, लेकिन जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्लस वो -16x को मैं अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट करता तो ये बन जाता +16, +16, और बाकी ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाता। ये -17x आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया -60x, तो प्लस सॉरी -60 +16, -60 +16 का आंसर होगा 44। लेकिन यहाँ बड़े नंबर की साइन देखो 40 है, तो माइनस है, तो -44 आंसर होगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया वही जो अभी आंसर हमारा आ रहा है, वही आंसर बन गया देखो।
ठीक है। और एक और बात याद रखो, ये सारी बात भी स्टूडेंट्स को पता नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे -17x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 44, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 17 को वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो -x ऐसी बच गया और 44/17 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये माइनस को हम अपनी मर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, -x की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए थी। हम क्या करेंगे, हम इस माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू -44/17। ये अपनी मर्जी से शिफ्ट नहीं हुआ है, दरअसल मैंने किया है, माइनस को मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड पर। तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस माइनस बन गया प्लस, और यहाँ पे तो -44/17 ही बन गया। ऐसे होता है ये स्टेप। ठीक है, तो जो मैं आपको ये थोड़ी छोटी बातें बताता रहता हूँ ना, ये बातें थोड़ी सी अपने माइंड में रखनी चाहिए आप लोगों को। और ये ऐसे भी जा सकता था, -17x लिखा हुआ था और यहाँ पे 44, तो आप डायरेक्ट -17 को पूरा का पूरा ही भेज दो, 44/-17। अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस की साइन हो, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाती है कुछ इस तरह से, 44/17, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से मिडिल में लाके लिख सकते हो, बात एक ही होती है। तो जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, जितने तरीके थे मैंने आपको वो बता दिया है। हमने कर लिए टोटल 5 क्वेश्चन। करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 3x/5 +7 इज इक्वल टू 2x/3 +4x/5। तो आसान स्टेप होते हैं, कुछ होते हैं कि आप सारे के सारे एक्स वाले एक तरफ कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। वही एलसीएम वाले तरीके जो भी मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन में प्लस माइनस जैसे करते हैं वैसे प्लस माइनस कर दो। तो इसको प्लस माइनस में कैसे करूंगा, नॉर्मली इसको सॉल्व कर देते हैं जैसे ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 7 के नीचे लिखा हुआ है 1, तो मैंने लिखने ने लिख दिया 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मैं लिख दूंगा 5, और ये 1 इधर जाएगा और ये 5 इधर जाएगा। ठीक है, ये 1 इधर गया और ये 5 इधर गया, तो यहाँ पे बन गया 3 × 1 = 3, 3x +7 × 5 = 35। 3 और 5 इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × 3 = 15 हो गया, और इधर 5, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ×3 इधर हो गया, तो 2 × 5 = 10, 10x +4 × 3 = 12, 12x। ठीक है, अब ये बिल्कुल देखो, ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन बन गई जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी की तरह इक्वेशन बन गई है। ये देखो, बिल्कुल ये सेम सिचुएशन नहीं की थी, इसको कैसे किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया था सॉल्व, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 15 इधर जाएगा और 5 इधर जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15, 3x +35, 5, 10x +12x। वही 15 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो 5 15 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 3 करेंगे, ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे 15 × 3 करेंगे तो ये बनेगा 45x। 15 × 35 बनेगा 525, फिर 5 टेंजर बनेगा 50x, और 5 ट्वेल्व बनेगा 60x। अब एक्स वाले सारे एक तरफ कर देंगे, ठीक है, एक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं और कॉन्स्टेंट को एक तरफ लिख करने देते हैं। तो 50x प्लस, अच्छा इन दोनों को प्लस और माइनस जो भी हो रहे हैं वो भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 110x, और यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा -45x। 110 -45, इसका आंसर आएगा 65। तो 65x, 65 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 65 वहाँ पे जाके डिवाइड, 525 डिवाइडेड बाई 65, इसका आंसर है 105/13। 105/13 इज इक्वल्स टू एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप सबसे पहले देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, सॉरी, हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें, फर्क कितना है कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था किस तरह से होगा। ठीक है, हमने कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप से किया था। अब देखते हैं हम किस तरह से करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिकली। तो अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो वो थोड़ा ना लेंदी स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उस लेंदी स्टेप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है ना, इसको जब दूसरी साइड पे मैं शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस में। फिर ये मेरे पास सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही एक कंडीशन बन जाएगी, और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको यहाँ से इससे मल्टीप्लाई, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 4 के साथ ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 × (x - 3) इज इक्वल्स टू 4 × (2x - 5)। तो किससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6x - 6 3 = 18,
फोर टू ज़ार एट एक्स, फोर फाइव ज़ार 20। यहाँ पे फिर से वो वाली कंडीशन बन गई, हम एक्स को या तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं या तो राइट हैंड साइड पे लेके जाएं, तो मर्जी है, हम किसी भी साइड पे ले जा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप कोशिश करना कि हमेशा जहाँ पर आपके पास एक्स का कोफिशिएंट बिग लिखा हुआ हो, बड़ा हो, उसको वहीं पर फिक्स रहने दिया करो, और जहाँ पे छोटा हो एक्स का कोफिशिएंट आप उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे छोटा है 6, तो हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ -20 है, दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा +20, तो मैं +20 ऐसे लिख दिया और -18 लिख दिया। यहाँ पे 8x भी एज इट इज ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे प्लस है 6x, तो दूसरी साइड पे आगे हो गया -6x। 20 -18 2, 8x -6x 2x, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, तो x का आंसर आ गया 1। ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, तो मर्जी होती है, आप इसको ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 3x/5 +7 =2x/3। चाहिए आपको खुद से करना है, तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम ले लें और बात एक ही होगी। ठीक है, और एक्स वाले सारे एक तरफ करके भी हम लिख सकते हैं, वो भी बात एक ही होगी। इसका आंसर आएगा x = 105, 105 आंसर आ रहा होगा, ये आपको खुद से करना है। अब 9 करते हैं। 7x - 4/15 = 7x + 4/10। यहाँ पे था माइनस। तो ये क्वेश्चन करने के भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, पहले सब जितने भी एक्स लिखे हैं हम उस एक्स को एक साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे -7x है, जब भी दूसरी साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा +7x। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास -4/15 है, जब भी दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा +4/15, तो ये आ गया +4/15। 7x + 7x ये बन जाएगा 14x। और यहाँ पे इसका, चलो आपको ये वाला मेथड तो आता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 15 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब हम एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। तो एलसीएम वाला मेथड था 10 और 15 का, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 5 और 10, और 15 तो आता है नहीं 2 के टेबल में, 15 एज इट इज ऐसे लिखेंगे। फिर 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, या दोनों में से कोई सा भी एक आता है, नहीं आता। तो हम इसको अब ऐसे टेबल से करेंगे कैंसिल कि ये दोनों के दोनों टेबल में आते होंगे, दोनों के दोनों नंबर्स उसके टेबल में आने चाहिए। तो 5 के टेबल से करेंगे, 5 1 5, 5 3 जब 3 के टेबल में 15 आता है तो मुझे 15 कर देना चाहिए था, मुझसे मुझसे वहाँ पे मिस्टेक हो गई, मैंने 3 से किया नहीं, कर सकता था 3 से। ठीक है, पहले 5 से भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 साथ ही सॉरी इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इसका आया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, जो भी हमारे पास फैक्टर्स आते हैं, तो 2 × 5 × 3, 2 5 = 10 एंड 10 3 = 30, 30 आया, 30। अब 10 और 15 का एलसीएम लिया है तो आया ना 30। तो अब देखते हैं इन दोनों के टेबल से, तो 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 10 के टेबल में 30 आता है 3 टाइम्स, तो ×3 करेंगे न्यूमिनेटर को। ठीक है, अब 15 30 के टेबल में, ओ सॉरी 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 2 से लगाएंगे। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि इन दोनों के टेबल में नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब आपने एलसीएम गलत लिया है, आपने इन दोनों का ही एलसीएम लिया ना यहाँ पे ये, तो फिर इन दोनों के टेबल में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपने गलत एलसीएम लिया। अभी देखो आ रहा है ना, 3 टाइम्स आ रहा है 10 के टेबल में और 2 टाइम्स आ रहा है 15 के टेबल में। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 14x ऐसी, और 12 + 8 20/30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2/3, 4 14 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 3 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब डिवीजन में पहले से ही एक नंबर मेरे पास लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, और बाकी डिवाइड जो होगा वो 2 के साथ होगा। तो हम इसको ऐसे एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर देना आसान हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आप यहाँ पर 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, गया तो वो डिवीजन में ही है, देख लो डिवीजन में गया, लेकिन पहले से वहाँ एक नंबर लिखा हुआ था, तो उसके साथ उसके तो बराबर में आएगा ना, तो इसका मतलब बराबर में आने का मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2/3 × 14 होता है 42। क्वेश्चन नंबर 10 है 12x - 3/12 = 12x + 3/8। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, बाकी वही नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होगी और आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेना, शायद 5/4 है माइनस का, या 15/12 देख लेना इसको। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले देखें, हम इसको डायरेक्ट डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ एम को दूसरी साइड पर भेज दें और जिस जहाँ पे एम लिखा हुआ उसको दूसरी साइड पे भेज दें। और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट आप एलसीएम ले लें। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आसानी स्टेप है वो है कि हम एम को एक तरफ कर दें। तो यहाँ पे 2 है, एम का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हम इसको इधर ले जाकर लेके चले जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2m यहाँ पे प्लस है, इसके साथ दूसरी साइड पे जाएगा तो बन जाएगा माइनस माइनस एम। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1/3 था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3, बाकी ये अपनी जगह पर जैसे कि जैसे लिखा हुआ है मैंने एज इट इज वैसे लिख दिया। 2m - m, इसका बन जाएगा आंसर m। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम वही एलसीएम लेंगे, या मर्जी, जैसे मैंने शॉर्टकट आपको बताया ऐसे कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 = 6, 6 आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, -3 × 3 = 9 होगा, और ये -2 होगा। माइनस माइनस होता है प्लस, और हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है, बड़ा नंबर है 9, तो ये बन जाएगा -11/6। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है व्हेन 25 इज एड टू अ नंबर द रिजल्ट इज हाफ, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर। हमें नंबर पहचानना है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास यहाँ पे जिक्र आ रहा है व्हाट इज द नंबर। ठीक है। तो इसका मतलब हमें कोई नंबर की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम उस नंबर को ले लेते हैं। लेट एक्स बी द नंबर। ठीक है, एक्स कोई सा भी नंबर है। अब देखते हैं मैंने एक्स क्यों लिया, आप अभी दोबारा पहचान जाओगे। व्हेन एक्स इज ऐड टू अ नंबर, एक्स किसी भी नंबर के साथ, सॉरी वो 25, व्हेन 25 इज ऐड टू अ नंबर, 25 किसी भी नंबर के साथ ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 25 प्लस एक्स, हमने जो नंबर लिया है वो तो एक्स लिया ना, तो 25 प्लस हो रहा है एक्स के साथ। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई। कह रहे हैं द रिजल्ट इज हाफ, मतलब जो उसका रिजल्ट है ना वो हाफ है। तो ठीक है, रिजल्ट बना दिया भाई हाफ। उसके बाद कह रहे हैं द रिजल्ट इज हाफ, उसके बाद लाइन खत्म नहीं हुई थी, मैंने वहां तक आपको समझाने के लिए खत्म कर दी। द रिजल्ट इज हाफ, द आंसर इज 3 टाइम्स। ठीक है, जो रिजल्ट है वो हाफ है, दो आंसर है वो 3 टाइम्स है। लेकिन 3 टाइम्स मीन्स, अगर कहते कि 4 टाइम्स है तो मैं 4x कर देता। अच्छा, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, इसके आगे लिखा हुआ भी है 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर की। ठीक है, नंबर हम पहले ही ले चुके हैं एक्स। तो अगर 3 टाइम्स होता तो मैं बोलता 3x, 4 टाइम होता तो 4x, 5 टाइम्स बोलता तो 5x, 6 टाइम्स बोलता तो 6x। यहाँ पे है 3 टाइम्स, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने बना दी इक्वेशन। इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। तो सबसे पहले 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और हम डायरेक्ट इसको 3x/2 भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है। तो 25 एक्स के साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि 25 कॉन्स्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है। तो 3x/2, अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो 25 प्लस एक्स, 3x, इसके साथ भी इसके साथ भी 50, और 2x इज इक्वल्स टू 3x। तमाम एक्स या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या तो राइट हैंड साइड पे, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि 3 बड़ा है और यहाँ पे 2 छोटा है। तो हम इस 2 को दूसरी साइड पे लिख देंगे, तो ये हो गया -2x। 50, 3x - 2x का आंसर होता है ओनली एक्स, या 1x भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 50। अगर आपको लगता है कि आपने ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है, तो आप क्या करो, इस x की वैल्यू को उठा के जो हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी ना, ये वाली, इसमें पुट कर दो। यहाँ पे भी x की जगह पे लिख दो और यहाँ पे भी x की जगह पे 50 लिख दो, और सॉल्व करो, देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और जब आपको बोला जाएगा जब आपको वेरीफाई करना है, वरना आपको वेरीफाई नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, कोई सा भी नंबर है वो ऐड हो रहा है 4 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे लेट द नंबर बी एक्स, दोबारा से। एक्स मैंने नंबर सपोज कर लिया, या भी सपोज एक्स ऐसा नंबर है, ये भी लिख सकते थे। तो व्हेन नंबर इज एडेड टू 4, कोई सा भी नंबर है वो ऐड हो रहा है 4 के साथ, द रिजल्ट, रिजल्ट उसका मतलब इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट वो 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10 के साथ। तो ईजी है, कोई ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सब्ट्रैक्टिंग टू 10, तो पहले -10 लिख देते, और कितने टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख देते। तो मैंने पहले 3x लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इस तरह से कुछ। व्हाट इज द नंबर, नंबर निकालना है। ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स सारे के सारे एक तरफ और कांस्टेंट सारे के सारे एक तरफ। तो यहाँ पे प्लस का 4 रहने दिया, और यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ पे आके हो गया प्लस का 10। यहाँ पे प्लस का 3x है, वही रहने दिया, और यहाँ पे माइनस है तो उस साइड पे जाके हो गया ये माइनस का x। तो 14 इज इक्वल्स टू 2x। अब x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आई मेरे पास 7।